दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं आप तो, क्योंकि यह होता है कि अगर आप समझ जाते हैं तो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना समझ जाते हैं। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को कवर किया था। उसमें हमने एक टाइमलाइन बनाया था। तो बीसी की जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको हमने कवर किया था। इस वीडियो से हम कवर करेंगे एडी की घटनाएं। तो बीसी और एडी क्या होता है? देखिए, यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये पूरे विश्व लेवल पर ये तथ्य माना जाता है कि जो ईसा मसीह से जन्म से पहले की जो घटना है उसको यहाँ पर बीसी का समय काल कहा जाता है, मतलब ईसा मसीह के पूर्व का समय। और एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हुई है उसको ऐसे एडी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस टाइमलाइन को याद रखिए। और ये सारी टाइमलाइन की जो किताब, मतलब जो भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, फॉरेन ऑथर या इंडियन ऑथर, सब जगह की जानकारी इसी प्रकार से आपको मिलेगी। तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल तरीके से बनाई गई टाइमलाइन है, एक स्केल है। इसी स्केल का सभी इतिहासकार उपयोग करते हैं और चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 78 एडी से, क्योंकि यहीं से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभ होती है ऐसे भारतीय इतिहास में। तो 78 एडी में क्या होता है? 78 एडी में शक संवत की स्थापना होती है। ये कनिष्क इसकी स्थापना करने वाला, मतलब उसके वंश रहते हैं। तो कनिष्क शासक बनता है यहाँ पर। इसने अपनी राजधानी को पुरुषपुर बनाया, जो कि वर्तमान में पेशावर है। और पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसने कश्मीर पर भी आक्रमण किया और कश्मीर को भी इसने जीत लिया। लगभग बहुत सारे हिस्सों को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर इसके बाद का जो समय आता है उसमें आता है 100 एडी। तो 100 एडी में क्या होता है? 100 एडी में बौद्ध काउंसिल का फोर्थ बौद्ध काउंसिल होता है और एक कुंडल वन में होता है। ठीक है, कुंडल वन में इसका आयोजन किया जाता है, और जो कि कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बौद्ध काउंसिल कहाँ कहाँ पर और किस समय में आयोजित किए गए थे। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके जवाब दीजिए। और एक कनिष्क के द्वारा आयोजित किया जाता है। 100 एडी में जो बौद्ध काउंसिल है वो कनिष्क के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे आपका समय काल 130 एडी। तो 130 एडी में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर रुद्रदामन फर्स्ट राजा बन जाता है उज्जैन का। उज्जैन का राजा बनता है रुद्रदामन फर्स्ट। कब? 130 एडी में। फिर यहाँ पे क्या होता है, इस ये यहीं से लगभग संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया जाता है। संस्कृत की जो महत्ता है यहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो संस्कृत के संरक्षण किया जाता है। संस्कृत में से बहुत सारे अभिलेख लिखे जाते हैं जो प्रचलित होते हैं, और यहीं से संस्कृत भाषा की स्वर्ण युग प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे समय काल 120 का। तो 120 का तो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ जो कनिष्क है वो राजा बन जाता है। फिर यहाँ से फिर से समय काल बदलता है, फिर से एक नई डायनेस्टी का सृजन होता है, और ये जो डायनेस्टी होती है वो होती है गुप्ता वंश। तो गुप्त वंश युग का आरंभ होता है, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो भारत के स्वर्णिम युग कहे जाने के इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो गुप्त वंश की शुरुआत होती है, चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका पहला शासक बनता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त के नाम से ऐसे बहुत सारे राजा बने हैं भारतीय इतिहास में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है। ओके, फर्स्ट लिखा रहता है, सेकंड लिखा रहता है, थर्ड लिखा रहता है, इस प्रकार से नंबर होता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, लेकिन गुप्त वंश के जो पहला शासक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। इन्होंने गुप्ता कैलेंडर की शुरुआत करी थी। कुमार देवी लिच्छवी की वैशाली जो कि राजकुमारी थी, इनसे इनकी शादी हो जाती है। और गुप्त वंश को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है कि इस समय बहुत सारी पेंटिंग, चित्रकारी, आर्ट एंड कल्चर, मंदिरों का निर्माण ये यहीं से प्रारंभ होता है। तो ये सारी जो समृद्ध आर्ट एंड कल्चर की जो देन है ये यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए इस समय काल को ऐसे इंडिया हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। फिर इसके बाद का जो समय है 335 एडी में क्या होता है? समुद्रगुप्त दूसरा विवाह, मतलब दूसरा शासक बनता है यहाँ पर गुप्त वंश का। इसे इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। इसने बहुत सारे हिस्से को मतलब जीता। क्यों? क्योंकि नेपोलियन कहने का रीज़न यही था कि इसने बहुत सारे भारतीय हिस्से को जीता और इसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और ये लगभग ऐसा शासक था कि ये उन सब हिस्सों को जीतते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक भी पहुंचा था ये। ठीक है, तो ये उत्तर और दक्षिण भारत तक पहुंचने वाला पहला गुप्त वंश का शासक था।
और नेपोलियन की तरह इसकी नीतियाँ थी, मतलब साम्राज्य विस्तार की, इसलिए इसे इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन जो था यूरोप का था, मतलब यूनान जो देश है उधर उस साइड का था। तो वो भी बहुत सारे साम्राज्यों को जीतता था और अपने साम्राज्य में स्थापित करता था, इसलिए उसको नेपोलियन कहा जाता था। और समुद्रगुप्त की भी वही नीति थी, इसलिए इसको इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये सारी जानकारी है प्रयाग प्रशस्ति जो हैं लिखी हुई, उनमें प्रयाग प्रशस्ति के जो स्तंभ है वहाँ पर इन सब चीज़ों की जानकारियाँ मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। फिर आता है यहाँ पर 380 का बीसी, सॉरी एडी, 380 एडी का जो समय काल था, फिर से यहाँ पर कुछ परिवर्तन होते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड जो होता है, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य नाम के बहुत सारे ऐसे लोग नाम सुनाई देंगे आपको हिस्ट्री में। तो मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त में तो पहले तो मैंने बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लगे रहेंगे, और विक्रमादित्य क्या था? एक टाइटल था, मतलब सब पर विजय प्राप्त करने वाला, तो उसको यहाँ पर विक्रमादित्य कहा जाता था। तो 380 में क्या होता है कि विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त सेकेंड था, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य इसका पूरा नाम था, ये तीसरा शासक बनता है गुप्त वंश का। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर इसका जो आखिरी शक राजा होता है, रुद्रदामन को इसने हराया था, और शकों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था इन्होंने, विक्रमादित्य ने। और ये कहाँ पर थे? ये उज्जैन वाले विक्रमादित्य की बात की जा रही है। और इन्होंने ही नौ रत्नों की स्थापना करी थी। आपने अकबर के नौ रत्नों की बात सुना होगा, लेकिन उससे पहले विक्रमादित्य ने भी अपने नौ रत्नों की स्थापना करी थी। उसमें उन्होंने बाण भट्ट, ऐसे बहुत सारे सुश्रुत, चरक, ये सारी चीज़ों का जब लोगों का नाम सुनेंगे तो आप उनके और दरबार में ये नौरत्न हुआ करते थे। ठीक है, तो आप इनको जाकर के गूगल करिएगा, सर्च करिए, और उनके नाम बताने की कोशिश करिए कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य उज्जैन वाले जो शासक थे, उनके नवरत्न कौन कौन से हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद का समय काल हम कवर करने की कोशिश करते हैं, 380 से लेकर के 405। तो यहाँ पर क्या होता है कि 405 से लेकर के 411 चीनी यात्री फायान यात्रा करता है यहाँ पर। ये पहला शासक, मतलब पहला यात्री होता है चीन की तरफ से। ये एक मोंक होता है, मतलब यह एक साधु होता है, ऐसे चीन के कह सकते हैं। और फिर ये लगभग 13 से 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का इसने भ्रमण किया, जानकारियाँ एकत्रित करी, और यहाँ से जानकारियाँ एकत्र करके वापस चीन गया ये। तो ये जो था किसके समय काल में था? तो ये जो समय काल था आप देखेंगे तो ये विक्रमादित्य के समय काल के समय आया था ये। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि फायान किस भारतीय शासक के कंटेम्प्रेरी था? तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी है इसने, और इसने यहाँ की शासन प्रणाली, कला, साहित्य, कल्चर, इन सब के बारे में अपनी किताबों में इसने वर्णित किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 415 में जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, ओके, चंद्रगुप्त सेकेंड, इनकी मृत्यु हो जाती है 415 में, और कुमार गुप्त क्या होता है? गुप्त वंश का पहला, मतलब फोर्थ रूलर बन जाता है। और इसी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करी थी। तो याद रखिए कि 415 में जो है कुमार गुप्त राजा बनता है, और ये चौथा शासक होता है गुप्त वंश का। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करी थी। ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। फिर समय आता है यहाँ पर 455 एडी का। तो 455 एडी में क्या होता है? तो स्कंद गुप्त का राज्याभिषेक होता है 455 एडी में। तो स्कंद गुप्त जो होता है वो शासक बनता है। इसी के समय काल में जो हूण थे, हूणों ने आक्रमण किया था। और हूण कहाँ से आया था? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सेंट्रल एशिया से आने वाले थे ये। पूछा जा सकता है कि हूण हूण किस क्षेत्र से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ये इसके समय में जो राजा था वो स्कंदगुप्त उस क्षेत्र का, उस जगह का, भारत का शासक था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये सवालों के जवाब देने हैं। फिर आता है, चलिए हम चलते हैं, अब कवर करते हैं 455 से लेकर के 606 एडी या 647 एडी के समय काल को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लगभग 455 में क्या होता है कि स्कंदगुप्त राजा बनता है, उन्होंने आक्रमण कर दिया। फिर आता है यहाँ पर 493 का समय काल। 493 का समय का जो तोरमाड़ का पहला युद्ध हुआ था हुणों का, ये 493 में होता है ये।
जो कि अफ़गानिस्तान से भारत में शासन करने के लिए आए थे। ये उनका उद्देश्य था, भारत को पर आक्रमण करना था, लूटना था। तो ये हुनों का उद्देश्य था। फिर चार 515 में क्या हो जाता है कि 515 का जो समय काल है, क्योंकि ये देखिए इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, तो इसके समय काल को अगर हम देखें यहाँ पर, तो मिहिर कुल दूसरे हुन शासक बन जाते हैं 415 में मिहिर कुल दूसरे हुन शासक बन जाते हैं। और इसी समय सेकंड जो चाइनीज़ ट्रेवलर होता है वो आ जाता है, जिसका नाम यहाँ पे शोंग यान होता है। शोंग, SUNG YUN, शोंग यान जो होता है सेकंड ट्रेवलर होता है चाइना से, वो आ जाता है। और ये बहुत सारी चीज़ों को घूमता है, समझता है भारत को, और इसने भारत के बारे में फिर से बहुत सारी जानकारियों को लिखा। तो पहला आता है 399 में, दूसरा चाइनीज़ ट्रेवलर आता है 515 में, जिसका नाम होता है शुंगयान, और पहले का नाम होता है फायान। फायान जो आता है वो किसके समय आता है? विक्रमादित्य के समयकालीन में आता है। वो बहुत सारी चीज़ें लिखता है विक्रमादित्य के समय में। और जो सेकंड होता है वो आता है मिहिर कुल के समय में, जो कि हुणों के शासक थे, दूसरे शासक थे। फिर दोस्तों फिर आता है समय काल यहाँ पर 606 से लेकर के 647 का समय काल। तो ये जो समय काल है ये हर्षवर्धन का शासनकाल का समय होता है। हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं, और ये राजा बनते हैं कन्नौज का, वह कन्नौज जो कि यूपी का हिस्सा था। ये राजा बनते हैं 16 वर्ष की आयु में राजा बन जाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता जो होते हैं वो प्रभाकरण वर्धन होते हैं, इनके फादर होते हैं। और इसी समय लगभग चालुक्य बादामी महाराष्ट्र में जो है आज का, वहाँ पर उनका शासन चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो समय काल है 606 से लेकर के 647, यहाँ पे बहुत सारे काम मतलब घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में देखेंगे बैटल ऑफ नर्मदा होता है, जो कि हर्षवर्धन मतलब दक्षिण उत्तर भारत को एनेक्स करने के लिए दक्षिण भारत में जाने के लिए युद्ध करता है। तो हर्षवर्धन का जो युद्ध होता है वो पुलकेशन द्वितीय के साथ होता है, और हर्षवर्धन जो है वो पुलकेशन द्वितीय से हार जाता है। मतलब पुलकेशन द्वितीय डिफीटेड बाय हर्षवर्धन सेकेंड। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 629 का जो समय काल होता है, यहाँ पर हेन सांग चाइना के जो मतलब कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थे, यात्री थे, वो भारत आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है ये। फिर ये जो होता है यहाँ पर देखेंगे तो ये किस चीज़ की पढ़ाई करता है, तो महायान जो बौद्धिक चीज़ें हैं उस चीज़ों के बारे में पढ़ाई करता है। ये स्कॉलर होता है, ये महायान बुद्ध सभ्यता को मानने वाला होता है ये। और हर्षवर्धन के दरबार में ये ऐसे स्कॉलर होता है ये उस समय। फिर इसका समय काल आता है यहाँ पर 642 का जो समय होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो पुलकेशन सेकेंड है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद क्या होता है यहाँ पर, इसका जो समय काल होता है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। और जो पुलकेशन होता है ये जो देखा जाए यहाँ पर कि द अटैक होता है, अटैक के बाद इनकी जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु का जो कारण होता है युद्ध होता है। युद्ध में नरसिंह वर्मन के साथ इनका युद्ध होता है और ये मर जाते हैं। और ये जो होता है ये किंग राजा होते हैं पल्लव वंश के। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पे समय काल 643 एडी का। 643 एडी में क्या होता है, कन्नौज और प्रयागराज सम्मेलन आयोजित होता है 6, जो कि इलाहाबाद में है। फिर 647 में हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है, तो 647 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है 712 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण होता है। और जो सिंध पर पहला आक्रमण होता है यह मतलब पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, ऐसे सिंध पर अटैक होता है। और अटैक करने वाला होता है मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम अटैक करता था, जो कि 712 एडी में हुआ था। और इसने जब आक्रमण किया था तो ये मात्र 16 वर्ष का था। ही वॉज ओनली 16 ईयर्स व्हेन ही वॉज अटैक्ड इन इंडिया। ओके। सो ये 16 वर्ष का था, ये इसने इंडिया पर अटैक किया। और जो कि उस समय का जो हिस्सा था वो कहा जाता था, वो कराची का है वर्तमान का। उस समय जो था वहाँ पर जिसने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वर्तमान का कराची है। और उस समय जो सिंध का जो राजा था वो दहार कह सकते हैं, या दहार कह सकते हैं, या दाहिर कह सकते हैं आप। DAHER स्पेलिंग आप याद रखिए। दाहिर उस समय के राजा थे। कराची पोर्ट का जो नाम है वर्तमान में वो इन्हीं के नाम पर है। ओके। फिर यहाँ पे समय काल आता है 730 का। 730 में फर्स्ट गुर्जर प्रतिहारों का जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पर नागभट्ट जो थे वो पहले इसके शासक होते हैं 730 ईस्वी में, जो गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना की जाती है। फिर 753
या से लेकर के 35 तक आप देखेंगे तो रुद्राक्षा डायनेस्टी, जो कि मतलब महाराष्ट्र में बादामी के साम्राज्य थे, जो शासक थे, बादामी के साम्राज्य को हराया, जो कि चालुक्य थे। ओके, याद रखिए, रुद्रकुट्टा डायनेस्टी की स्थापना होती है। बादामी के साम्राज्य को हराया और चालुक्य की स्थापना करी इन्होंने। ओके, फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिर से बदल जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चलते चलते 750 में गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। मतलब 750 ईस्वी में क्या होता है कि गोपाल जो होता है उसने पाल डायनेस्टी की स्थापना की और इसने लखनऊ को, जो वर्तमान में लखनऊ है, इसको राजधानी बनाया। पाल डायनेस्टी जो थी उसका जो जगह था वो लगभग उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत, मतलब जो बंगाल है उस क्षेत्र तक पूरा अच्छे तरीके से उसने फैलाया। फिर इसके 4 डायनेस्टियाँ भी अलग अलग रूपों में चले गए, प्रतिहार, चौहान, चंदेला, गढ़वाड़ा, ये सारी गढ़वाल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें थी जिसको आप याद रखिए कि 750 में गोपाल वंश की स्थापना हो जाती है। फिर 836 में क्या होता है? 836 में देखेंगे कि कन्नौज के राजा का राज्याभिषेक हो जाता है। फिर यहाँ पर 985 में चोल शासक, जो कि राज का जो है उसका राज्याभिषेक भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर इसके बाद 998 में सुल्तान महमूद का भी राज्याभिषेक हो जाता है। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने कवर किया है आप लोगों को एडी से लेकर के 900 मतलब 1000 एडी तक का। तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसके आगे की जो घटना है 1000 से लेकर के 1490 उसके आगे घटना है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। और आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।